sole purpose of thermodynamics was to convert thermal energy into dynamic mechanical energy। और वो कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस था जिसमें थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाता था? आइसोथर्मल प्रोसेस। अदरवाइज आप कुछ भी हीट दोगे किसी सिस्टम को तो पार्ट ऑफ हीट विल बी यूटिलाइज्ड इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क एंड पार्ट ऑफ हीट विल बी यूटिलाइज्ड इन रेजिंग द इंटरनल एनर्जी, है कि नहीं? सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहने के कारण देयर वाज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड ऑल द हीट यू गिव टू द सिस्टम वाज कन्वर्टेड इनटू एक्सटर्नल वर्क। तो हमारा पर्पस तो पूरा हो गया था। हर जगह हम आइसोथर्मल प्रोसेस ही यूज करते। फिर वो प्रोसेस क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसीलिए हम आइसोथर्मल प्रोसेस यूज नहीं करते। फिर लोग सोचे कि पैसा वसूल कैसे करें, जितना हीट देंगे, जितना पेट्रोल जलाएंगे, जितना हीट देंगे, सारा का सारा हमारा काम होना चाहिए, नहीं? तो देन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंजन केम टू माइंड। उसके लिए, उसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। आज का आर्टिकल ये है, व्हाट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस मिलके जितना इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक प्रोसेस एंड कार्नोट इंजन अकेला उतना ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ईजी है, एकदम डिफिकल्ट नहीं है। और इसमें कोई पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में बात नहीं रहेगा। यू विल सी ए पीवी डायग्राम एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फाइंड आउट दी थिंग्स, ठीक है? तो साइक्लिक प्रोसेस को बढ़िया से समझते हैं। व्हाट इज ए साइक्लिक प्रोसेस? एनी thermodynamic process in which the thermodynamic parameters, क्या आपको याद है थर्मोडायनेमिक पैरामीटर हम किसको कहते थे? पीवीटी। वेरी गुड। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स मतलब पीवीटी। थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स undergo several changes and finally restore to their original values is called a cyclic process। मतलब सारा जो पीवीटी है बदलते जाएंगे फाइनली क्या होगा? अपना ओरिजिनल वैल्यू पे वापस आ जाएंगे, जो था पहले उसी में आ जाएंगे। मान लो P1 V1 T1 था, किसी एक गैस का सिस्टम का स्टेट, प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1, टेम्परेचर था T1, बदल गया P2 V2 T2 हुआ, फिर P3 V3 T3 हुआ, P4 V4 T4 हुआ, फिर से बदल के P1 V1 T1 हो गया, तो हम कहेंगे प्रोसेस हो गया साइक्लिक। जहां से गया था वहीं पे वापस आ गया, इस कॉल्ड है साइक्लिक प्रोसेस। और आप लोग तो समझदार बच्चे हो, क्या बता सकते हो कोई एक साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम दिखने में कैसे होगा? हाँ, नॉट नेसेसरीली सर्किल। मान लो कि हम पीवी डायग्राम की बात कर रहे हैं, कोई गैस का ये था P1 V1 T1 में, फिर बदल गया P2 V2 T2 पे, फिर बदल गया इसमें, फिर बदल गया इसमें, फिर बदल गया इसमें, मतलब इट विल बी ए क्लोज लूप। तो पीवी डायग्राम इज ऑलवेज ए क्लोज लूप, वो मेंशन करेंगे। वो क्वेश्चन में पूछते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में, व्हाट इज द शेप ऑफ द पीवी डायग्राम ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस? इट इज ऑलवेज ए क्लोज लूप। और या फिर नीचे 2-3 ठो पीवी डायग्राम दिए रहेंगे, इनमें से कौन सा साइक्लिक प्रोसेस है जो क्लोज लूप बना रहा होगा, चाहे किसी भी शेप का हो, क्लोज लूप बना रहा होगा, तो हम उसको कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। समझ में आया? तो इसमें ध्यान गया हमारा कि पीवी डायग्राम of such a process is a closed loop। ये क्लोज्ड लूप शेप का होता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। पॉइंट नंबर 3। सपोज मैं आपके सामने कोई एक साइक्लिक प्रोसेस को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज हम कहेंगे कोई एक साइक्लिक प्रोसेस वो कुछ ये स्टेट में था
ये स्टेट में बदल के ये स्टेट में आया, फिर ये स्टेट में आया, सपोज ये साइक्लिक प्रोसेस फिर ऐसा प्रोसेस में आया। तो हो सकता है कि ये पहला स्टेट था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, तीसरे से चौथे में आया। नाउ इट इज लुकिंग ए साइक्लिक प्रोसेस। ये कितना स्टेप में आया, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। इट इज ए 3 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस। 4 स्टेप भी हो सकता है, 5 स्टेप भी हो सकता है ना। सो इट इज ए 3 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये मान लो कि ये स्टेट को हम ए कहेंगे, ये बी है, ये सी है, और ये डी से होते हुए फिर से ए में गया है। अच्छा, अगर हमें निकालना है व्हाट इज द वर्क डन इन सच ए प्रोसेस, ध्यान रखना। हाँ, तो क्या लिखेंगे? वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। The overall work done is equal to work done in the first process, work done in the second process, work done in the third process। सारे निकाल के जोड़ देंगे। नहीं, थोड़ा फिगर को देखिए। अगर मैं इसको फर्स्ट प्रोसेस कहता हूँ, इसको सेकंड प्रोसेस कहता हूँ, इसको थर्ड प्रोसेस कहता हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस में जो वर्क था उसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि नेगेटिव लेना चाहिए? थर्मोडायनेमिक वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव फॉर एक्सपांशन। फर्स्ट प्रोसेस में वॉल्यूम बढ़ रहा था, सेकंड प्रोसेस में उसमें भी वॉल्यूम बढ़ रहा था, थर्ड प्रोसेस में वॉल्यूम घट रहा था। नहीं, तो सारे प्रोसेस में 1 में और 2 में देयर वाज पॉजिटिव वर्क, 3 में देयर वाज नेगेटिव वर्क। लेकिन हमें पता करना है कि एक कंप्लीट साइकिल में व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल। वर्क डन इन ए कंप्लीट साइकिल मतलब क्या करना है, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखना चाहूंगा, क्योंकि ओवरऑल वर्क डन का मतलब क्या है वो हमें समझ में आना बहुत जरूरी है। सो डेल्टा डब्ल्यू ओवरऑल का मतलब हुआ वर्क डन इन 1 साइकिल। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू हो गया वर्क डन इन ईच स्टेप। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्टेप में कितना वर्क हुआ, ये में कितना हुआ, ये में कितना हुआ, अलजेब्रिकली यू हैव टू ऐड देम, है ना। अब डेल्टा W1 डेल्टा W2 सबको जोड़ेंगे तो थोड़ा देखो, तो हम कहेंगे डेल्टा W1 क्या है भाई? डेल्टा W1 इज द वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A to B। देन डेल्टा W2 वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम B to C। क्या बता सकते हो डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 क्या दे रहा है प्रैक्टिकली? इट इज गिविंग यू, थोड़ा सा मैं फिगर को ढंग से बनाता हूं सो दैट आई कैन शो यू हियर क्लियरली। सपोज हम कहेंगे कि ये कुछ ऐसा डायग्राम है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ? लेट मी ड्रॉप लाइन्स लाइक दिस, और ये दो जो पॉइंट्स निकले फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उनको कुछ नाम दे देता हूं, से D एंड E। क्या बता सकते हो डेल्टा W1 क्या है? डेल्टा W1 is the area under the curve AB, है कि नहीं? डेल्टा W2 एरिया अंडर द कर्व BC। तो डेल्टा W1 डेल्टा W2 को हम पॉजिटिव वर्क कहेंगे, और ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया इज इक्वल टू क्या हो रहा है? देखो तो थोड़ा समझोगे तो आपको दिखने लगेगा। ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया इज इक्वल टू कौन सा एरिया हुआ? ये पूरा वाला एरिया हुआ कि नहीं हुआ? इट इज एरिया, कौन सा एरिया? A B C D E A B C D E A, और ये पॉजिटिव एरिया है बिकॉज इट इज एक्सपांशन। समझ में? डेल्टा W3 ये हो गया हमारा थर्ड प्रोसेस। इसमें जो वर्क होगा वो तो नेगेटिव होगा। कितना वर्क होगा? जो भी होगा उसको माइनस एरिया लिखेंगे, माइनस, क्योंकि नेगेटिव वर्क हो रहा है। एरिया कितना है? C D E A D, और A C A E D C, C A E D। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? जो पहला वाला एरिया है इट इज दिस टू, दूसरा वाला ये एरिया रिप्रेजेंट्स वर्क डन,
उसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे डिपेंड करता है कि एक्सपांशन हुआ है कि कंट्रैक्शन हुआ है। ये CA वाले प्रोसेस में कंट्रैक्शन हुआ है, वॉल्यूम घटा है, तो वर्क डन इज नेगेटिव। ABC वाले प्रोसेस में वर्क डन इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव एरिया माइनस दिस एरिया। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखिए, अगर हम निकालेंगे यहां से, शायद आपको दिख रहा होगा, ABCDEA मतलब ये पूरा का पूरा एरिया। थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं सो दैट यू कैन विजुअलाइज। ये कौन सा एरिया हुआ? ये वाला एरिया हुआ, ऐसे है ना, ऐसे करके आया, ऐसे करके आया। ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल एरिया। वहां से गया, ठीक है, ये ऐसे आया, ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया ये एरिया। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द पॉजिटिव एरिया ABCDEA। और नेगेटिव एरिया कौन सा है? नेगेटिव एरिया इज दिस वन, है कि नहीं? तो दिस टोटल पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया आपको क्या देने वाला है? पॉजिटिव एरिया माइनस नेगेटिव एरिया आपको क्या देने वाला है? बाकी बच गया ये एरिया अंदर वाला। आर यू गेटिंग? सो दिस इज इक्वल टू, आपको हो गए, दिस इज इक्वल टू एरिया ABCA that is area enclosed by loop। मतलब लूप के अंदर जो एरिया है that is representing the work done in one complete cycle। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Work done in one complete cycle is area enclosed, ठीक है, it is area enclosed by the loop। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें तो जो बड़ा वाला एरिया था that was पॉजिटिव एरिया, और ये नेगेटिव एरिया क्या था? ये छोटा वाला एरिया। सो ओवरऑल एरिया क्या हो गया? पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? पॉजिटिव हुआ, मींस ये कंप्लीट साइकिल में पॉजिटिव वर्क इज डन। तो अगर कोई पीवी डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय ए क्लोज लूप, उसका अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है दैट इज द वर्क डन इन वन साइकिल, लेकिन वो एरिया को पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे कैसे सोचेंगे? क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये ना ओवरऑल कंप्रेशन हो रहा है ना एक्सपांशन हो रहा है, क्योंकि जहां से गया था वहीं वापस आ गया। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? ये एरिया पॉजिटिव मिला। तो इन जनरल कैसे पता करेंगे? थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो लूप को हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो इंडिकेशन मार्क दिया गया है, एरो मार्क दिया गया है, दैट इज क्लॉकवाइज, है कि नहीं? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो नेगेटिव एरिया ज्यादा हो जाता, पॉजिटिव एरिया कम हो जाता, तो ये नेगेटिव हो जाता। समझ में आ रहा है? तो वर्क डन इन वन साइकिल इज गिवन बाय एरिया एनक्लोज्ड बाय लूप व्हिच इज टेकन पॉजिटिव फॉर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन and negative for anti-clockwise orientation। समझ में आ रहा है? This is taken positive for clockwise orientation and it is taken negative for anti-clockwise orientation। एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन के लिए हम इसको नेगेटिव ले लेंगे। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कैसे निकालते हैं? दो तरीका देखें। द टोटल वर्क डन इन वन साइकिल इज अलजेब्रिक सम ऑफ वर्क डन इन ईच इंडिविजुअल स्टेप। पहला स्टेप में कितना हुआ, दूसरे में कितना हुआ, तीसरे में कितना हुआ, दिया है, सारे को जोड़ दो, यू गेट द टोटल वर्क डन। और it is given by the area enclosed by the loop। उसको पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, डिपेंड करता है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। समझ में आया? तो दिस इज द वे वी कैलकुलेट वर्क डन इन वन साइकिल। अच्छा, लेट अस फाइंड आउट ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब डेल्टा यू ओवरऑल निकालना है। तरीका क्या है भाई?
हर एक स्टेप का चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो, वो कभी पॉजिटिव आता है तो कभी नेगेटिव आता है, हर स्टेप के लिए निकालो और जोड़ दो। दिस डेल्टा U1, डेल्टा U2, डेल्टा U3 रिप्रेजेंट व्हाट? द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ईच इंडिविजुअल स्टेप, एंड दे आर टेकन पॉजिटिव फॉर राइज इन टेम्परेचर, नेगेटिव फॉर फॉल ऑफ टेम्परेचर। फॉर्मूला क्या था? NCV डेल्टा T। चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करके होता है, कभी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इनमें से कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, सबको जोड़ देंगे। लेकिन ओवरऑल अगर सोचा जाए तो हम जहां से शुरू किए थे वहीं पे वापस आए, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर बराबर है। ओवरऑल देखे तो इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव आया क्या? नहीं है। ओवरऑल देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम कहेंगे ये जो क्वांटिटी निकल रहा है दिस इज इक्वल टू 0। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में ओवरऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज 0। मतलब अगर आप इंडिविजुअल स्टेप का चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे और जोड़ोगे, उनमें से कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। क्यों 0 हो गया? बिकॉज ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर इज 0, बिकॉज ओवरऑल चेंज इन टेम्परेचर इज 0। आया समझ में, है ना? चलिए अब देखते हैं व्हाट इज द ओवरऑल हीट सप्लाइड। ठीक है, पॉइंट नंबर 5 में ओवरऑल हीट सप्लाई। हम जानते हैं कि डेल्टा Q इन जनरल इज गिवन बाय NC डेल्टा T, ये हमें पहले से मालूम है। C is called the molar specific heat, N is the number of moles, delta T is the change in temperature, and C depends upon type of gas and method of heating or the thermodynamic process involved. इसको हम पॉजिटिव कब लेते थे? फॉर हीट सप्लाइड टू सिस्टम। देखो जो लोग पढ़ के आए होंगे वो बताएंगे, जो नहीं पढ़ के आएंगे वो सुनेंगे, खाली मुंडी सर हिलाते रहेंगे। और क्या? पॉजिटिव फॉर हीट सप्लाइड टू सिस्टम। नेगेटिव कब लेते हैं? फॉर हीट रिजेक्टेड बाय सिस्टम। चलो ये चीज हमें समझ में आया। अभी हमें निकालना है व्हाट इज द ओवरऑल हीट सप्लाइड। तो आप कहोगे ओवरऑल हीट सप्लाइड क्या है ये? इट इज हीट सप्लाइड इन द फर्स्ट स्टेप, हीट सप्लाइड इन द सेकेंड स्टेप, हीट सप्लाइड इन द थर्ड स्टेप। सबको जोड़ दो, these are all scalar quantities, but algebraically you have to add। इसमें से कुछ चीजें पॉजिटिव होंगे कुछ चीजें नेगेटिव होंगे। हो सकता है कि कोई स्टेप में हीट दिया जा रहा था, कोई स्टेप में कंप्रेस कर रहे तो हीट भाग रहा था, तो इनमें से कुछ पॉजिटिव रहेगा कुछ नेगेटिव रहेगा। सो ओवरऑल हीट सप्लाइड टू द सिस्टम कैन बी फाउंड लाइक दिस। समझ में आया? लेकिन आपको ये मालूम है कि डेल्टा Q1 इज सेम एज डेल्टा U1 प्लस डेल्टा W1। कौन से फॉर्मूले से? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नहीं, सिमिलरली आप डेल्टा Q2 को लिख सकते हो डेल्टा U2 प्लस डेल्टा W2। डेल्टा Q3 को लिख सकते हो डेल्टा U3 प्लस डेल्टा W3। अब ये सारे को जोड़ो तो क्या मिला? देखो डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 प्लस डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3। आर यू गेटिंग इट? है ना? अच्छा, तो यहां पर ये जो चीजें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ईच इंडिविजुअल स्टेप हो गया 0। तो आप इसको लिख सकते हो डेल्टा U ओवरऑल प्लस डेल्टा W ओवरऑल and this quantity is 0, so it is delta W overall। तो overall heat supplied is equal to overall work done। हो गया ना हमारा काम? जो हीट दिए सिस्टम जितना हीट लिया उसको हम कहेंगे वही वर्क में कन्वर्ट हो गया। वही तो हम चाहते थे। The purpose of chapter of thermodynamics was to convert thermal energy into dynamic mechanical energy। जितना हीट वो खाएगा उतना दौड़ेगा। बस ध्यान रखना है कि जितना हीट देंगे उतना खाएगा, कोई जरूरी नहीं है। नहीं,
घोड़े को आप जितना खिलाओगे सारा तो नहीं खाएगा, कुछ छोड़ देगा, कुछ दिए कुछ छोड़ दिया, बाकी जो ले लिया अंदर उतनी ताकत में वो भागता है आगे, है कि नहीं। सिमिलरली हम कुछ हीट देंगे और वो सारा हीट को रख नहीं पाएगा सिस्टम, कुछ हीट छोड़ देगा, बाकी जितना अब्सॉर्ब कर गया दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। ठीक है, तो ये जो टॉर्क है डेल्टा क्यू ओवरऑल, इसको थोड़ा बढ़िया से समझते हैं। इफ Q1 is total heat supplied and Q2 is total heat rejected, then delta Q overall क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? It is heat absorbed। कितना ऑब्जर्व किया? Q1 दिए, Q2 छोड़ दिया, तो बाकी को ऑब्जर्व कर लिया, Q1 माइनस Q2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? कोई एक गाड़ी को आपने, इंजन को आपने 100 कैलोरी हीट दिया और चलते वक्त वो 30 कैलोरी छोड़ दिया, तो ले लिया कितना? 70 कैलोरी, वही वर्क में कन्वर्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या कंक्लूजन मिला? इन एनी साइक्लिक प्रोसेस द टोटल हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क डन। समझ में आया? सो क्या लिखेंगे? Thus, in any cyclic process, the total heat absorbed is equal to external work done। External work done by system। समझ में आया? जितना हीट आप सब करेगा सारे का सारा एक्सटर्नल वर्क हो जाएगा। क्या चीजें समझ में आया? तो अल्टीमेटली वी कुड एस्टैब्लिश कि ऑल द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, जिसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज साइकिल एफिशिएंसी। पॉइंट नंबर 6, साइकिल एफिशिएंसी। क्या होता है? इट इज वर्क डन पर साइकिल by heat supplied per cycle। एक साइकिल में कितना वर्क किया, एक साइकिल में कितना हीट लिया, एक साइकिल में कितना हीट लिया और कितना हीट दिया गया और कितना वो वर्क कर गया। समझ में आ रहा है? और अगर इसको परसेंटेज में लिखना चाहोगे तो इंटू 100 करके परसेंटेज मल्टीप्लाई कर दोगे, परसेंटेज साइन दे दोगे, इंटू 100%। ऐसे साइकिल एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी का जनरल सिंबल ईटा है, इट इज कॉल्ड साइकिल एफिशिएंसी, ऐसे लिख देते हैं साइकिल एफिशिएंसी। समझ में? इफ Q1 is heat supplied to gas or to system, Q2 is heat rejected by system, तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज हीट अब्सॉर्ब्ड। क्या है? Q1 हीट दिए, Q2 वो छोड़ दिया, अब्सॉर्ब कर लिया कितना? Q1 माइनस Q2। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? तो डेल्टा W हो गया Q1 माइनस Q2। कितना हीट दिए भाई? Q1 हीट दिए, कितना वर्क हुआ? डेल्टा W वर्क हुआ। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? डेल्टा W बाई Q1, क्योंकि जो रिजेक्ट हुआ वो आपको वापस नहीं मिला है। सिस्टम को जब कोई इंजन चल रहा होगा, गर्म होगा, तो जो हीट छोड़ता है वो सराउंडिंग में छोड़ देता है। Q2 is the heat rejected by the system, but it is rejected, it is not returned back to the source again। सोर्स को वापस नहीं मिला। आपने दिया 100 कैलोरी हीट, काम करते करते गर्माहट के कारण टेम्परेचर बढ़ गया और 20 कैलोरी हवा में उड़ गया, ले लिया कितना? 80 कैलोरी। दैट 80 कैलोरी विल बी द वर्क।
तो आप क्या देखोगे, मैं तो दिया था 100 कैलोरी, काम हुआ 80 कैलोरी का, उड़ गया मेरा, उसमें तो लॉस हो गया। तो एफिशिएंसी कितना है, 80 कैलोरी का वर्क किया हूं जबकि 100 कैलोरी का हीट लाया था। समझ में आ रहा है? जैसे गवर्नमेंट वर्क होता है, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। 1 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ मिनिस्ट्री से, इधर पहुंचते पहुंचते 25 लाख का बन गया। एफिशिएंसी कितना हुआ, 25%, क्योंकि 75 लाख तो लॉस हो गया। वो बोलेंगे हमने दिया 1 करोड़, काम हुआ 25 लाख। एफिशिएंसी गवर्नमेंटल ब्यूरोक्रेट्स का सिस्टम क्या है, 25% ओनली, मतलब 75 लाख तो रास्ते में ये उसको बड़े बाबू, छोटे बाबू, बीच वाले बाबू सब नहीं साइज कर देते हैं उसको, कंजर्विंग। तो ऐसा ही तो हम कहेंगे 10 साइकिल एफिशिएंसी क्या हो गया, इट इज डेल्टा W बाय Q1, इट इज Q1 माइनस Q2 बाय Q1 इंटू 100%। क्या मेरी बात समझ में आया? तो जहां पर जो अरेंजमेंट, जो मेशिन जिसमें आप हीट एनर्जी को एक्सटर्नल वर्क में कन्वर्ट करते हो, उसको कहते हैं इंजन, है ना। पहली बार फिजिक्स में इंजन वाला वर्ड यहाँ पे आया और उसी से लोग इंजीनियर बनते हैं। नहीं, अगर फिजिक्स नहीं होता तो लोग इंजीनियर भी नहीं बनते। मान लो थर्मोडायनेमिक्स ही नहीं होता तो लोग इंजीनियर नहीं होते, कुछ दूसरा होते, है कि नहीं। अच्छा, तो जो इंजन वाला वर्ड है यहाँ पर आया। तो इंजन में होता क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट यू गिव टू द सिस्टम यूटिलाइज इन डूइंग एक्सटर्नल वर्क। तो इंजन में जो वर्क है, गाड़ी में पेट्रोल डाले, पेट्रोल जला और उसका जो हीट निकला, उस हीट को लेके वो इंजन चलने लगा और एक्सटर्नल वर्क हुआ, गाड़ी भागने लगा। जो वर्क हुआ वो पॉजिटिव वर्क है कि नेगेटिव वर्क है? पॉजिटिव वर्क है, गाड़ी का काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ कि नहीं, मतलब सम वर्क इज डन बाय द गैस ऑन द व्हीकल, हुआ कि नहीं हुआ। तो इंजन के केस में हीट लेता है और पॉजिटिव वर्क करता है। तो किसी भी इंजन के लिए जो साइक्लिक प्रोसेस है वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा? क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज होने से वर्क पॉजिटिव होता है। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स को हम लोग नोट कर लेंगे। फॉर इंजन्स साइक्लिक प्रोसेसेस has a clockwise oriented PV diagram। इंजन का कंट्रारी में एक दूसरा है जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर और हीट पंप। ये बेटर रहेगा समझने के लिए कि इट इज ए हीट पंप। वो क्या करता है, वो हीट तो एक्सट्रैक्ट करता है, मतलब रिजेक्ट करवाता है सिस्टम से बाय टेकिंग एक्सटर्नल वर्क। कैसे करता है? क्या आपको मालूम है कि आपका रेफ्रिजरेटर इतना चीजों को ठंडा कैसे करता है? मान लो आपका रूम का टेम्परेचर है समथिंग लाइक 20 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, और रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है मान लो 5 डिग्री सेंटीग्रेड। आप कोई गर्मदार चीज उसके अंदर रख देते हो तो वो गर्म वाला चीज का हीट को बाहर फेंक देता है, अंदर टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। लेकिन बाहर का टेम्परेचर क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अंदर का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट कैसे निकलेगा? वो हीट तो नेचुरल फ्लो करता है हायर से लो टेम्परेचर में। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं मैकेनिज्म आपको, तो आपको समझ में आएगा कि ये मान लो कि कोई एक कंटेनर ऑफ लिक्विड है और मान लो कि इसमें कुछ लिक्विड रखा हुआ है। दिस लिक्विड कंटेनर इज कनेक्टेड टू अनदर कंटेनर ऑफ लिक्विड जिसमें कुछ लिक्विड इससे कम लिक्विड है, एंड हियर इज ए वाल्व। अगर आप वाल्व खोल दोगे तो यहां से लिक्विड नेचुरली फ्लो करेगा, बिकॉज दिस इज एट हायर पोटेंशियल, दिस इज एट लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इधर ज्यादा है, इधर कम है, प्रेशर इधर ज्यादा है, इधर कम है, तो लिक्विड ऑटोमेटिकली फ्लो करने लगेगा। लेकिन हमें चाहिए कि लिक्विड यहां से यहां पर आ जाए, तो ऑर्डिनरी वाल्व से काम बनेगा क्या? नहीं, वी हैव टू कनेक्ट ए पंप हियर। हम अगर यहाँ पर एक पंप कनेक्ट करेंगे, वो पंप क्या करेगा, इधर से लिक्विड को जबरदस्ती फेंक के इधर भगाएगा, है कि नहीं? सो व्हाट यू नीड इज ए हीट पंप। ठीक है, उसके बाल को पकड़ के थोड़ा ऐसे घुमा दो, घुमा दो, घुमा 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 जोर से, उसको नींद खुलेगा। ही विल बी गिविंग यू 20 रुपीज फॉर दैट। पकड़ के घुमा जोर से, आंखें उसके बंद हो जा रहे हैं,
क्या एंटीबायोटिक खाया था इसलिए। चल, तेरे पास 1000 बहाना होता है, हर क्लास तो गिर जाता है। दोनों तरफ पिलो लगाओ, नहीं तो गिरेगा नीचे। कैमरा भी घुमा के दिखा दूं क्या? वायरल हो जाएगा। क्लास में सोता है पागल। जो ऐसे मैं जैसे तुमको इशारा कर दूंगा, उसका बाल पकड़ के ऐसे ऐसे कर देना, तो पूरा नींद भागेगा इतना एस्केप वेलोसिटी में, वापस कभी नहीं आएगा, रात में भी नींद होगा। हाँ, तो क्या हुआ, ये लो प्रेशर से पानी को अगर इधर भगाना है तो वी नीड ए पंप, एंड देयर इज ए सेकंड मेथड आल्सो। कैसे करना है? चलो इसको बंद करो। हम करो क्या करेंगे, यू टेक ए ड्राई क्लॉथ, इस क्लॉथ को इसके अंदर स्प्रेड कर दो तो पानी को सोख लेगा। इसको लाके इधर निचोड़ दो, हो गया ना। फिर से लाओ, इधर लेके फिर से स्प्रेड कर दो, फिर से सोख कर लेगा। फिर इसको लेके इधर निचोड़ दो। ऐसे करते करते पानी ला सकते हैं कि नहीं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में। एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर आल्सो। वो क्या करता है कि कूलांट रहता है, फ्रीऑन और समथिंग लाइक दैट, ये गैस रहता है। वो गैस को क्या करता है, वो क्या करता है, फ्रिज के अंदर एक्सपांड कर देता है। कोई भी गैस को एक्सपांड करो तो उसका टेम्परेचर फॉल कर जाएगा। इतना नीचे चले जाता है टेम्परेचर कि फ्रिज के अंदर जो चीजें हैं उनका हीट इसमें फ्लो करने लगते हैं। अब वो गैस हीट ले लिया, उसको फ्रिज लाता है अपनी डिब्बे से बाहर, उसको कंप्रेस करता है। जब कंप्रेस करता है, गैस कंप्रेस होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हीट क्या करता है, वो सराउंडिंग में फेंक देता है। फिर से वो गैस को लेता है अंदर, फिर से एक्सपांड करवा देता है, फिर से हीट अंदर से अब्सॉर्ब हो जाता है, बाहर लेके कंप्रेस करता है। जैसे हम बोले ना, यू स्प्रेड द क्लॉथ हियर एंड स्क्वीज इट हियर, स्प्रेड स्क्वीज, एंड दैट वे यू विल सी द हीट जो है, एयर जो है अंदर एक्सपांड करता है, बाहर कंप्रेस होता है। अब गैस को एक्सपांड करने के लिए कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, खुला छोड़ दो, खुला खुल जाएगा। कंप्रेस करने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होता है, दैट्स व्हाई ये रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, उनके अंदर एक एक तो कंप्रेसर होते हैं। माइट हैव हर्ड अबाउट कि मेरा रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर खराब हो गया। एक्सपांडर नहीं होता है, गैस तो खुद ही एक्सपांड कर जाता है, कंप्रेसर खराब हो जाता है। समझ में आया? So that is the way heat energy is extracted from within the fridge to outside. समझ में आया? तो इस केस में कंप्रेस करने में यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। यू आर डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यू आर डूइंग वर्क एंड हीट इज एक्सट्रैक्टेड। समझ में आ रहा है? आप काम कर रहे हो और हीट बाहर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब the total water in one complete cycle is negative because it is a compressive process. वो तो बार बार करते रहते ना, बाहर लिया, इसको एक्सपांड किया, बाहर लिया, कंप्रेस किया, अंदर लाया, एक्सपांड किया, फिर लिया। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस, कंटिन्यूअसली गोइंग। और उसका भी पीवी डायग्राम में क्लोज लूप होगा, लेकिन इसमें जो वर्क है वो नेगेटिव वर्क है बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग कंप्रेशन। तो जो वर्क होगा नेगेटिव होगा, तो साइक्लिक प्रोसेस कैसा होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। बस इतना बताने के लिए मुझे इतना कहानी बोलना पड़ा। समझ में आया? So for heat pumps, जिसको आप रेफ्रिजरेटर कहो या एयर कंडीशनर कहो, the PV diagram is anti-clockwise oriented. अब ये क्यों एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेड है, समझ में आया क्या? बिकॉज द वर्क डन इज ए कंप्रेसिव वर्क, मीन द वर्क डन इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर कोई पीवी डायग्राम देख के बताएंगे तो हम कहेंगे, मान लो कि कोई पीवी डायग्राम दिखने में ऐसा है, ये किसी ना किसी इंजन के लिए होगा बिकॉज इट इज क्लॉकवाइज, इट मस्ट बी फॉर इंजन। और अगर हम कहेंगे कि ये कोई पीवी डायग्राम है जो दिखने में ऐसा है, आप कहोगे दिस इज फॉर हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। क्या मेरी बात समझ में आया? अगर क्लॉकवाइज हुआ तो इंजन, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो हीट पंप। समझ में आया? अच्छा, तो हम लोग साइक्लिक प्रोसेस में कितने सारे चीज अभी देख लिए। कभी कभार यहाँ पर छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं जो हम नहीं लिखेंगे, खाली डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभार पूछते हैं जैसे क्या आप अपनी रूम में अगर रेफ्रिजरेटर रखे हो तो एसी लगाने की जरूरत क्या है, दरवाजा खुला करके सो जाओ, रूम ठंडा हो जाएगा। जिनके घर में रेफ्रिजरेटर है, बेडरूम में रखो और दरवाजा रेफ्रिजरेटर का खुला छोड़ दो तो रूम तो ठंडा हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इफ यू लेफ्ट द डोर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर ओपन द रूम टेम्परेचर विल इंक्रीज और डिक्रीज। क्या हो रहा है, इसमें आप हीट दे रहे हो, वो हीट को लेके
वो क्या कर रहा है, अंदर कुछ कंप्रेसिव वर्क कर रहा है। हीट की जगह हम क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं। मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंदर गया और कंप्रेशन किया, कुछ हीट लाके बाहर छोड़ा। अंदर से जो हीट निकालेगा वो कहाँ छोड़ेगा, बाहर ही छोड़ेगा। आर यू गेटिंग? अब ये सोचो कि ये आपका रूम है, दिस इज व्हाट इज योर रूम एंड दिस इज व्हाट इज योर रेफ्रिजरेटर, और इसकी डोर खुला पड़ा है, द डोर इज ओपन। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आप इसको दिए, मतलब कंटिन्यूअसली हीट एनर्जी इज गोइंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज गोइंग इनटू द रूम। अब क्या हुआ, अंदर से हीट निकाल के वो इसके पिछवाड़े जो होता है, कभी फ्रिज के पीछे हाथ मार के देखे हो कितना गर्म है, हाँ, तो वहां से हीट वो बाहर छोड़ रहा है और वही हीट रूम के अंदर है, फिर से उसको लेके बाहर छोड़ रहा है। और ये सब काम करने के लिए कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मतलब अंदर जो रूम के अंदर जो हीट था वो बाहर तो नहीं जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली एनर्जी इज बीइंग सप्लाइड टू द रूम। तो टेम्परेचर रूम का बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। So if the door of a refrigerator is left open inside a closed room, the temperature of the room will gradually increase. अगर आप ज्यादा दिमाग लगाना चाहोगे, ऐसा कुछ करोगे, मान लो कि ये आपका घर है और यहाँ पे मान लो कि हियर इज ए ओपनिंग। चलो मानते हैं कि यहाँ पर एक डोर है और आपने रेफ्रिजरेटर को ऐसे रखा कि उसका पिछला हिस्सा बाहर की तरफ है। अब आपने इसको चलाया, खिड़की खुला छोड़ दिया, तो क्या होगा, वो अंदर का सारा हीट पकड़ पकड़ के इधर छोड़ने लगेगा, तो खुले में गया, रूम विल बी कूल्ड। समझ में आया? वो स्टेटमेंट जैसे रट्टा मार के याद मत रखो कि लिफ्ट का दरवाजा खुला छोड़ दो, तो डिपेंड करता है कि लिफ्ट कैसे रखा गया है। लिफ्ट का अगर ये जो पिछला हिस्सा जहां से वो हीट छोड़ता है उसको अगर खिड़की से बाहर कर दिए तो हीट वो बाहर छोड़ेगा, अंदर का गैस को ठंडा करने लगेगा, रूम का टेम्परेचर घट जाएगा। बट लिफ्ट दिस रेफ्रिजरेटर इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट, इतना लंबा समय चलने के लिए उसका कंप्रेसर डिजाइन नहीं है एसी जैसा, तो वो खराब हो जाएगा, अलग बात है, लेकिन रूम का टेम्परेचर वो घटा देगा। अगर जो रिड्यूसिंग पार्ट है, जो हीट एमिशन इजेक्शन पार्ट है, उसको हम रूम से बाहर रख दिए तो। आया समझ में? चलिए अब देखते हैं कैसे आप लोग ये सारा चीज को कर पाते हो। फटाफट करते रहना, एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस आई गिव यू डिस्कस द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, a cyclic process involves 3 steps. In step 1 and 2, step 1 and step 2, 40 calorie and 16 calorie of 40 calorie and 16 calorie of heat was supplied to the system. And in step 3, 14 calorie heat was rejected. Find work done per cycle. Bit number 2, cycle efficiency. पूछा है व्हाट इज द वर्क डन पर साइकिल एंड व्हाट इज द साइकिल एफिशिएंसी। समझ में आया? वर्क डन पर साइकिल निकालने का क्या तरीका था? वर्क डन पर साइकिल इज सेम एज द हीट अब्सॉर्ब्ड, है कि नहीं? तो यहां पर हम क्या कहेंगे, Q1 हीट सप्लाइड। कब हीट सप्लाई हुआ है? इन स्टेप 1 एंड 2, कितना? 40 एंड 16।
तो आपको हो गए इट इज इक्वल टू 40 प्लस 16 दैट इज 56 कैलोरी। Q2 क्या था? हीट रिजेक्टेड तो स्टेप 3 में ही हुआ है, कितना था? 14 कैलोरी। तो डेल्टा W का फॉर्मूला क्या था? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। इधर क्लियर? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड इज द वर्क डन। And what is the work done coming out to be? It is coming out to be 56 minus 14 is equal to कितना? 42 calorie. So what does this delta W represent? The work done in one complete cycle. एक साइकिल में कितना वर्क करेगा? क्या बात समझ में आ रहा है? So it is work done per cycle. दूसरा में वो पूछा है what is the cycle efficiency? How you find efficiency? 75%. या तो आप करो ऐसे डेल्टा W बाई Q1 इंटू 100 और डेल्टा W क्या था? Q1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100। कितना हो गया ये? इट इज कमिंग आउट टू बी 42 बाई 56 इंटू 100। So it is coming out to be 75%. The efficiency of the engine is 75%. क्या मेरी बात समझ में आया? कितना सिंपल तो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है, ऐसा दिया गया है। The cyclic process is looking like this, ऐसा दिया गया है। क्या दिया है डायग्राम में? डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है कि ये वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे वॉल्यूम दिया गया है और यहाँ पे ये दिया गया है। ये सारा चीज आपको दिया गया है। मान लो कि ये V0 है और ये 6V0 है, ये P0 है और ये 4P0 है, ये प्रेशर एक्सिस है और ये वॉल्यूम एक्सिस, ऐसा करके दिया गया है आपको। नाउ ये जो साइक्लिक प्रोसेस में एरो मार्क भी दिया है। अब एरो मार्क देख के बता सकते हो कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस इज फॉर ए इंजन और फॉर ए हीट पंप। इंजन के लिए क्योंकि क्लॉकवाइज है, हाँ तो लिखेंगे द PV डायग्राम फॉर साइक्लिक प्रोसेस of an engine is shown। समझ में आया? अच्छा, if P0 is 1 atmospheric pressure and V0 is say it is 42 cc, find work done per cycle। Bit number 2, if it operates at 300 or 3000 cycles per minute, find output power of engine। आउटपुट पावर क्या है बताओ? क्वेश्चन आपके सामने रखा, ठीक है। तो कोई एक साइक्लिक प्रोसेस है और जिसका ये दिया गया है कि ये V0 है, ये P0 है, ये 6V0, ये 4P0, ऐसे करके दिया है। How you find the work done per cycle in a cyclic process? It is the area enclosed by the loop or the work done in each individual step।
हर एक स्टेप का वर्क निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा, हम तो आसान तरीके से निकालेंगे। जैसे द एरिया एनक्लोज्ड इज रिप्रेजेंटिंग द वार्डन पर साइकिल। तो ये एरिया निकालेंगे। बिट नंबर 1 की सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा W दैट इज वार्डन पर साइकिल दैट इज इक्वल टू एरिया enclosed by loop। एरिया क्या है भाई, ये तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? 6b0 माइनस b0 5b0। क्यों भाई चेक साइड वाले, हाँ हंस क्यों रहे हैं? ये टूथपेस्ट में नमक है क्या? हाँ तो ये 5b0 और ये हाइट कितना हुआ? 3p0। बताओ कितना हो गया एरिया? एरिया कितना हो जाएगा? इट इज हाफ 5b0 3p0। कहां से ये सब चीजें आ रहे हैं, समझ में आया? इट इज कमिंग आउट टू बी 15/2 p0 और p0 का वैल्यू दिया हुआ है। p0 का वैल्यू था ये 15/2, p0 था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और v0 क्या था? v0 was 42 cc मतलब इट इज 42 into 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। दिस इज व्हाट इज द वार्डन पर साइकिल। चलिए थोड़ा हिसाब करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ गया 4.2 आया, 4.2 यस इट इज 15/2 into 4.2 और जूल्स। वाई जूल्स? क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मीटर क्यों है? मारपीट करो तो न्यूटन मीटर होगा, दैट इज जूल्स, नहीं? यस। तो निकालिए कितना आ रहा है ये? 2.1 मल्टीप्लाइड दिस 31.5 जूल्स। दिस इज द वार्डन पर साइकिल। फिर क्या पूछा है? बोला कि ये जो इंजन है वो चल रहा है, इफ इट ऑपरेट्स एट 3000 साइकिल्स पर मिनट, एक मिनट में 3000 बार चलता है। काफी हाई स्पीड का इंजन है ना? आपका गाड़ी जब चलता है काफी स्पीड में तो इंजन भी बहुत जल्दी जल्दी चलने लगता है। एक मिनट में 3000 बार चलता है। तो व्हाट इज द पावर आउटपुट? पावर कैसे निकालते हैं? वार्डन पर सेकेंड। तो देखना है कि एक सेकेंड में कितने बार घूमेगा, और एक बार घूमने से इतना वर्क करता है तो एक सेकेंड में कितना वर्क करेगा। समझ में आ रहा है? तो आपको हो गए ऑपरेशन पर सेकेंड और वार्डन पर मिनट पहले निकाल देते हैं। कितना हो गया? इट इज इक्वल टू 3000 मल्टीप्लाइड टू 31.5 जूल्स। दिस इज द वार्डन पर मिनट। अगर हमें निकालना है पावर आउटपुट, पावर आउटपुट कैसे निकालेंगे? इट इज वार्डन पर सेकेंड। कुछ लोग सीधे उतारते जा रहे हैं। ऐसे ही एक मिनिस्टर थे, पढ़ते लिखते अपना दिमाग कहीं नहीं लगाते थे, जहां कुछ मिल गया वो उतार लेते थे। समझ में आया? और जहां पर कहीं भाषण देने भी जाते हैं तो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं मेरे लिए एक स्पीच लिख दो, मेरे को दिमाग नहीं लगाना है। वो देखता है उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो स्पीच लिख देते हैं, वो जाके वहां पर पढ़ लेते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे भी एक लड़का है, ये उतारते रहा। तो एक बार अपना असिस्टेंट को बोले कि मेरे लिए ऐसा एक स्पीच लिखो कि 10 मिनट में मुझे खत्म करना है, 11 मिनट नहीं होना चाहिए। बोले हाँ ठीक है कर देंगे, इतना लिखेंगे कि 10 मिनट में पढ़ोगे तो खत्म हो जाएगा। पोडियम के ऊपर रख के पढ़ देना। और लिए पढ़ने के लिए पढ़ने लगे तो पता चला 20 मिनट लगा। फिर बाद में आके वो जो असिस्टेंट थे उसके ऊपर काफ़ी जोर से गुस्से में आ रहे, क्या तुम बोले 10 मिनट वाला स्पीच बनाओ, तुम 20 मिनट वाला बनाया, बीच में कैसे छोड़ सकते थे हम? नहीं सर, आपने उसको पढ़ने के साथ साथ उसका कार्बन कॉपी रखा था, जेरोक्स कॉपी, उसको भी पढ़ लिया। मतलब वो क्या पढ़ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, खाली पढ़े जा रहा है। ऐसे ही कुछ लोग उतारे जा रहे हैं, क्या उतार रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है ना? है लड़का इधर एक बैठा है, वो ऑनलाइन में बैठा है, तुम में से नहीं। अभी उसको पकड़ के पूछूंगा, फिर वो देखेगा, आपको पता नहीं चलेगा वो क्या चल रहा है। पावर आउटपुट हो गया वार्डन पर सेकेंड। कैसे निकालेंगे वार्डन पर सेकेंड? वार्डन पर सेकेंड हो गया 3000
इंटू 31.5, ये 1 मिनट में हुआ। 1 सेकंड में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइड 60। बाकी का काम आप कर लो। जो आंसर आएगा उसका यूनिट क्या होगा? इट इज द पावर आउटपुट, सो इट विल बी वाट। क्या बात समझ में आया कि ऊपर से गया? आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे कोई एक पीवी डायग्राम है भैया, ऐसा। ये पीवी डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है। पहले मैं ड्रॉ कर लूं। ये पीवी डायग्राम है और दिखने में कुछ ऐसा है, ठीक है। और दिया है कि ये ऐसा है। इस प्रोसेस में हीट दिया गया है सिस्टम को 20 कैलोरी। इस प्रोसेस में हीट दिया गया है सिस्टम को 10 कैलोरी। और इस प्रोसेस में हीट निकल गया है बाहर 5 कैलोरी। क्या ये एरो मार्क जो कैलोरी लिख रहा हूं समझ में आया? हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम। ये कोई एक पीवी डायग्राम है और इस पीवी डायग्राम में और क्या डाटा दिया है? डाटा दिया है कि ये प्रेशर है P0, ये प्रेशर है V0 और ये प्रेशर है 4V0। सपोज दिस इज V0 एंड दिस इज से 5V0 एंड दिस इज P0। समझ में आया? अच्छा, तो थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया स्टेज 1, ये हो गया स्टेज 2 और ये हो गया स्टेज 3। 3 स्टेज है। इन फिगर shown the heat transaction in different stages are shown. Given P0 is 2 atmospheric pressure and V0 is say 42 cc. Find work done in each stage and overall work done. क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? क्या आप लोग थोड़ा सा ट्राई करना चाहोगे? With my intelligent students, I would like to wait for 1 minute. देखता हूँ, करो।
क्या कोई कर पाया? मुझे मेथड चाहिए। चलिए, आप लोग ट्राई किए होगे, सबके आंसर नहीं ले सकता हूं। हम तो ये जानते हैं हमारे बच्चों को सब कुछ आता है, सिवाय हुई कटप्पा बाहुबली को क्यों मारा। मेरे शायद सुना है कि वो भी पता चल गया नेक्स्ट मूवी में, बाहुबली 2 में पता चल गया नहीं। चलो, इसमें हमें क्या पूछा गया बताओ। चलो पहले जो लिखा है, जो दिखा है यहाँ पर, उसको पहले लिखते हैं। सॉल्यूशन, विल गो फॉर द सॉल्यूशन। क्या आप बता सकते हो डेल्टा Q1 क्या लिखेंगे इसको? व्हाट इज डेल्टा Q1? अगर हीट सप्लाइड है तो उसको पॉजिटिव लेते हैं तो लिखेंगे +20, डेल्टा Q2 +10, डेल्टा Q3 -5, तो इट इज 20 कैलोरी। डेल्टा Q2 +10 कैलोरी एंड डेल्टा Q3, क्या ये -5 कैलोरी होगा? सबको समझ में आया? यस, ये सब हमें मालूम है। तो क्या हमें ओवरऑल हीट सप्लाई समझ में नहीं आया? ये कैसे निकलता है ओवरऑल हीट सप्लाई? इट इज डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3, जिसको हम लोग क्या करते थे? Q1 माइनस Q2 करते थे। Q1 वाज द हीट सप्लाइड, Q2 वाज द हीट रिजेक्टेड। बात तो वही हो रहा है। यहाँ पर कितना हो गया? ये 20 प्लस 10 माइनस 5, इज इट कमिंग आउट टू बी समथिंग लाइक 25 कैलोरी? यस। और आप जानते हो कि डेल्टा Q ओवरऑल इससे मेज वार्डन पर साइकिल, तो पूरा साइकिल में वार कितना हुआ? 25 कैलोरी। समझ में आ गया? अच्छा, क्या पूछा? पूछा है व्हाट इज द वार्डन पर साइकिल एंड ओवरऑल वार्डन। ये तो निकल गया, वार्डन इन ईच साइकिल। क्या है कोई इंटेलिजेंट जो मुझे बताएगा डेल्टा W1 इन द फर्स्ट स्टेज कितना वार्क हुआ होगा? व्हाट इज द वार्डन इन द फर्स्ट स्टेज? 0। सो सिंपल, इट्स आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके नीचे कोई एरिया नहीं है, तो डेल्टा W1 इज 0। क्या लिखेंगे? डेल्टा W1 इज 0 बिकॉज V इज कांस्टेंट। डेल्टा W2 वो तो मालूम नहीं है, वही पता करना है। डेल्टा W2 उसको पता करने के लिए हम ये सब वैल्यूज चाहिए, कुछ वैल्यू दिया नहीं है, तो उसके नीचे का एरिया कैसे निकालेंगे? डेल्टा W2 हमें मालूम नहीं है। डेल्टा W3, यस, डेल्टा W3 निकाल सकते हैं। हम कहेंगे डेल्टा W3, तो पहले हम डेल्टा W3 ही निकाल देते हैं, 2 को बीच में क्यों घुसेड़ दें? डेल्टा W3 क्या हो जाएगा देखो तो, इट इज एरिया आउट ऑफ द डायग्राम। ये वाला एरिया है कि नहीं? अगर ये वाला एरिया है डेल्टा W3, आपको पहले बताना है कि ये जो एरिया की हम बात कर रहे हैं डेल्टा W3, दैट इज ए पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया। सोचो और बताओ कि ये जो एरिया है वो पॉजिटिव एरिया है कि नेगेटिव एरिया है? ये वाला एरिया क्या कहोगे? पॉजिटिव एरिया है कि नेगेटिव? क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, नेगेटिव एरिया है। तो डेल्टा W3 के बारे में क्या लिखेंगे? ये हाइट है P0 और ये है 4V0, सो 4P0 V0, सो इट इज सेम एज 4P0 V0। शुड यू नॉट राइट इट नेगेटिव? यस, इट इज नेगेटिव। क्या बात समझ में आया? और यहाँ पर P0 और V0 का वैल्यू तो दिया हुआ है हमें। चलिए निकालते हैं और लिखते हैं इसको। इट इज इक्वल टू -4 टाइम्स P0 दिया था 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। V0 दिया था 42 cc, इज 42 × 10⁻6 मीटर क्यूब। मारपीट करो तो ये हो गया 4.2 और ये हो गया 8, so it is -8 × 4.2 जूल्स। और आपको मालूम है कि 4.2 जूल्स इज 1 कैलोरी, है कि नहीं? So this is coming out to be -8 कैलोरी। क्या बात समझ में आया? डेल्टा W1 पता चल गया, डेल्टा W3 पता चल गया, बाकी रह गया डेल्टा W2। अब तो बताओ कैसे निकालेंगे? डेल्टा W ओवरऑल क्या है? डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3, है कि नहीं? ये हमें मालूम है, ये दोनों मालूम है, तो तीसरा मिल जाएगा, है कि नहीं? अगर हम कहेंगे डेल्टा W ओवरऑल
इज इक्वल टू डेल्टा W1, डेल्टा W2, डेल्टा W3। तो ये हो गया था डेल्टा W1 0, ये पता नहीं है, पता करना है, और ये निकला है 8 कैलोरी, -8 कैलोरी। और ओवरऑल वर्क कितना था? ओवरऑल वर्क वाज समथिंग लाइक 25 कैलोरी। तो क्या मिला? डेल्टा W2 इज इक्वल टू 33 कैलोरी। क्या मेरी बात समझ में आया? हर एक स्टेप का मार्क वर्क और हर एक स्टेप का एनर्जी हमें पता चल गया। समझ में आया? अच्छा, ठीक है, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये प्रोसेस में मैं पूछा नहीं था, अगर पूछा होता कि व्हाट इज द साइकिल एफिशिएंसी, यहां पर अगर पूछा नहीं है, ऑल्सो फाइंड साइकिल एफिशिएंसी, क्या है फॉर्मूला उसका साइकिल एफिशिएंसी का? एफिशिएंसी इज वर्क डन और डेल्टा W ओवरऑल डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड। क्या हीट सप्लाइड के जगह में डेल्टा Q ओवरऑल लिख सकता हूं? नहीं, डेल्टा Q ओवरऑल इज द हीट अब्सॉर्ब्ड। ओवरऑल डेल्टा Q क्या है? हीट अब्सॉर्ब्ड, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट सप्लाइड कितना? डेल्टा W ओवरऑल कितना हुआ? 33 कैलोरी। और जो आपका हीट सप्लाई हुआ है कितना हुआ है? अब देखो तो हीट कितना सप्लाई हुआ है? ये 20, ये 10। हाँ, तो कैलकुलेटर में गड़बड़ हो गया। आ रहा है, प्रैक्टिकली आ रहा है। देखो, एफिशिएंसी इज कमिंग मोर देन 100%। इज इट पॉसिबल? मतलब मैं तो डाटा अपनी मन से फेंक के दे दिया, पता चला ये कंसिस्टेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल 25 है ना। ओवरऑल 25, सर ओवरऑल 25 है। ओवरऑल 25% कैसे हुआ भाई? वार्डन कितना हुआ पर साइकिल? वार्डन पर साइकिल, ओह सॉरी मैं इसको छोड़ दिया, डेल्टा W3 को खाली लिख दिया। वार्डन पर साइकिल 33 नहीं है, कितना है? 25 है। सॉरी, आई एम सो सॉरी। इसलिए तो अच्छे बच्चों को पढ़ाने में मजा आता है, गलतियों में सुधार देते हैं। और हीट सप्लाई कितना था? 10 + 20, that into 100 is coming out to be 25/30 is 5/6, नहीं 83.33%। 83.33%। हो मेरा कैलकुलेशन गड़बड़ था, सॉरी। आया समझ में? ओवरऑल वर्क की जगह में डेल्टा W3 का वैल्यू डाल दिया था। क्या ये बातें समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट, फॉर ए 3-stage cyclic process, fill up the blanks in table below। कोई 3-stage साइक्लिक प्रोसेस में आपको एक टेबल दे रहा हूं, आपको भरना है। ये है ओ टेबल, ठीक है, ये हो ओ टेबल। I am giving you a tables of things. ये है एक टेबल, भरना है आपको इस टेबल को। क्या हो गया? मैं कुछ डाटा देने वाला हूँ और आपको इस टेबल को भरना है।
आखिर में ये है। हुआ क्या है, हुआ यूं है कि ये सब चीजें ऐसा है, इधर वालों को खींच के यहाँ पे लाओ। तो यहाँ पर दिया है स्टेज 1, ये स्टेज 2, ये स्टेज 3, ऐसा करके दिया है। और यहाँ पर दिया है डेल्टा Q, डेल्टा U, डेल्टा W इन 3 स्टेप्स, तीनों स्टेप में वैल्यू दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया है तो थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा कर देते हैं। तुम चलो यहाँ तक, यस, तेरा कोई काम नहीं। Now I want to give some data in the table, rest data you have to fill up। चलिए यहाँ पर दिया है 20 कैलोरी, यहाँ पर दिया है 8 कैलोरी, यहाँ पर दिया है -14 कैलोरी, और यहाँ पर दिया है कैलोरी। बस, और ये दिया है 6 कैलोरी। ठीक है, ऐसा करके दिया है। कितनी सारा ब्लॉक्स जो है खाली है। तो आपको भरना ये सारा जो वैल्यूज है, ये सब भरना। जो वैल्यूज एब्सेंट है वो क्या है, वो डेल्टा Q2 क्योंकि स्टेज 2 का है, ये डेल्टा U1 स्टेज 1 का, ये डेल्टा W1, ये डेल्टा W3, ये सारा चीज आपको निकालना है जो एब्सेंट है। यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा Q2, डेल्टा U1, डेल्टा W3, डेल्टा W1। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे आगे बढ़ाएं। पहले क्या निकालना चाहोगे? क्या आपको डेल्टा U1 आता है? कैसे पता करेंगे? क्योंकि तीनों मिलके क्या होता है? 0। डेल्टा U ओवरऑल होता है 0, नहीं? तो पहला स्टेप में हम लोग क्या किए, फाइंडिंग डेल्टा U1। ये डेल्टा U1 निकालना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? डेल्टा U ओवरऑल इज 0, मतलब डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3 इज इक्वल टू 0। इतना नजदीक ये बैठेगा तो हम लोग लिखेंगे कैसे? चल, हाँ, तो इसका मतलब डेल्टा U1 कितना है भाई, वो मालूम नहीं है, पता करना है। डेल्टा U2 वो तो दिया हुआ है 8 कैलोरी, और डेल्टा U3 वो दिया है -14 कैलोरी। तो क्या बन गया ये, मतलब डेल्टा U1 कितना है? डेल्टा U1 इज 6 कैलोरी। W1 मिल जाएगा, W1 14 कैलोरी। खत्म कहानी। देखो, एक मिल गया, सब मिल गया, डेल्टा U1 मिल गया। अब डेल्टा W1 पता कर लेते हैं। 14 कैलोरी। डेल्टा W1 इज डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा U1 बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डेल्टा W1 इज डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा U1, तो डेल्टा Q1 था 20 माइनस 6 इज 14 कैलोरी। मिल गया, डेल्टा W1 भी मिल गया। चलो पता करते हैं कि डेल्टा Q2 तो यहाँ से इसे भी मिल जाएगा। 18 कैलोरी। हाँ, डेल्टा Q2 कितना हो जाएगा? 18 कैलोरी। डेल्टा Q2 हो गया ठीक है, डेल्टा Q2 हो गया। डेल्टा Q2 ये इट इज डेल्टा W2 प्लस डेल्टा U2 इज डेल्टा W2 इज 10 प्लस 8 इज 18 कैलोरी। और कौन बाकी रह गया? डेल्टा W3 20 कैलोरी। डेल्टा W3 इज 20 कैलोरी। वैसे ही निकालेंगे तो डेल्टा W3 मिल जाएगा 20 कैलोरी। डेल्टा W3 is equal to
क्या है, इट इज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। थर्ड प्रोसेस में डेल्टा क्यू क्या था 6 माइनस 14, इट इज कमिंग 20 कैलोरी। तो आप कहोगे डेल्टा W3 इज 20 कैलोरी। लेकिन मेरे एक छोटा सा गुजारिश है, हम जानते हैं कि डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 इज इक्वल टू ओवरऑल हीट सप्लाइड। डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 इज ओवरऑल हीट सप्लाइड, और दोनों बराबर है। ओवरऑल वर्क डन, ओवरऑल हीट सप्लाइड इज इक्वल टू ओवरऑल वर्क डन। चेक करके देखो तो आपका ये तीनों वैल्यू मिलके जितना हो रहे हैं, ये तीनों मिलके उतना हो रहे हैं क्या? 44. हाँ, तो बस बढ़िया। If you add them all, you will find delta Q overall and delta W overall are coming to be same. समझ में आया? निकाल के भी देखोगे तो वही आएगा। बढ़िया है, आप लोग मस्त कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन, for the PV diagram shown one unit along P and V axis are 1 atmosphere and 84 cc respectively. The diagram is a circle of radius 4 units. Find work done per cycle. Work done per cycle मतलब आपको क्या निकालना है? निकालना ये है कि व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप रिप्रेजेंट्स द वर्क डन। तो आपको बताना है व्हाट इज द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। कितना आया भाई? 422.4 ऐसे आया बोल रहा है। चलिए देखते हैं। वर्क डन पर साइकिल इन कैलोरी, चलो इन कैलोरी आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे ऐसे केस में? वी नो यू आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द वर्क डन पर साइकिल व्हिच इज नथिंग बट द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। नहीं, अच्छा पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज 1 स्क्वायर यूनिट। ऐसा क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका क्या था? 1 स्क्वायर यूनिट पहले निकालते हैं। 1 एटमॉस्फेयर है और ये 84 सीसी है, तो पहले लिखेंगे 1 स्क्वायर यूनिट का मतलब क्या है? इट इज 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड टू 84 सीसी इज नॉट इट सेम एज 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 स्क्वायर यूनिट मतलब प्रेशर एक्सिस में 1 यूनिट, वॉल्यूम एक्सिस में 1 यूनिट, मल्टीप्लाई कर दो तो 1 स्क्वायर यूनिट। नहीं, तो ये 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 84 इंटू 10 पावर माइनस 6। 84 थोड़ा बढ़िया से दिखना चाहिए। 84 इंटू 10 पावर माइनस 6 मीटर क्यूब। इज इट कमिंग आउट टू बी 8.4 जूल्स? यस। एंड इज इट सेम एज 2 कैलोरी? यस। तो 1 स्क्वायर यूनिट इज 2 कैलोरी। वर्क डन पर साइकिल, work done per cycle is nothing but area enclosed and it is a circle of radius r, तो pi r square, radius कितना दिया है? 4 units, तो it is pi into 4 का square
is 16 pi square units. 1 square unit कितना है? 2 कैलोरी. 16 pi square units is equal to 2 into 16 pi calorie is 32 pi calorie. क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Understood? Yes. ठीक है. तो ये हो गया आपका साइक्लिक प्रोसेस. चलिए थोड़ा सा समय बचा है, शायद कुछ हो पाएगा, देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीवी डायग्राम ऑफ ए cyclic process is shown. Draw PT diagram. PT diagram. PV डायग्राम दिया है, PT डायग्राम ड्रॉ करो. PV डायग्राम कैसे दिया है? PV डायग्राम ऐसे दिया है. ये है आपका P एक्सिस और ये है आपका V एक्सिस और ये है आपका ऐसा दिया है. पीवी डायग्राम दिखने में कुछ इस किस्म का दिया गया है. ऐसा दिया है पीवी डायग्राम, फिगर में ड्रॉ करके आपको दिया गया है पीवी डायग्राम. और आपको बताना है कि ये जो पीवी डायग्राम आप देख रहे हो इसका करेस्पॉन्डिंग पीटी डायग्राम क्या है. मतलब ये लाइन को एक्सटेंड करो तो इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. फिगर में ऐसे दिया गया है. इट इज गिवन दैट इट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन. समझ में आ रहा है? शायद यस. जो पीवी डायग्राम दिखने में कुछ ऐसा है. पूछा है बताओ और ड्रॉ करो व्हाट इज द पीटी डायग्राम लुक्स लाइक. कोई डाटा वाटा नहीं दिया है. पीटी डायग्राम कैसे दिखेगा, पी वर्सेस टी डायग्राम कैसे दिखेगा, समझ में आया? कैसे करें? चलिए तीनों स्टेज को थोड़ा नेमिंग कर देते हैं. ये हो गया स्टेज 1 और ये हो गया स्टेज 2 और ये हो गया स्टेज 3 और ये स्टेज 2. इधर से सीक्वेंस में जाते हैं. स्टेज 2 और ये स्टेज 3. ठीक है. स्टेज 1 के लिए फॉर स्टेज 1 क्या देख रहे हो आप? P इज कांस्टेंट. तो पीटी डायग्राम कैसे होगा? ये लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस. P कांस्टेंट है. समझ में आ गया नहीं यार? अगर P कांस्टेंट है जो पीटी डायग्राम होगा दैट बी लाइन पैरेलल टू टी एक्सिस. जस्ट अ मिनट. हेलो. हाँ मैं अभी क्लास में हूँ. आप 6 बजे के बाद फोन करिए. कॉन्फिडेंट. हाँ तो ये P कांस्टेंट है तो पीटी डायग्राम कैसे होगा? चलो ड्रॉ करते हैं साथ साथ पीटी डायग्राम. पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है. पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है. पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है. बगल में ड्रॉ करते हैं पीटी डायग्राम. यस थोड़ा इसको ले आए, ये ठीक रहेगा. चल मेरी लूना यहाँ पे आ गया. मुझे पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है. ये है P, ये है T. तो स्टेज 1 का करेस्पॉन्डिंग डायग्राम कैसे हो जाएगा? द डायग्राम विल बी समथिंग लाइक दिस. होगा कि नहीं होगा? प्रेशर कांस्टेंट है. अच्छा स्टेज 2 फॉर स्टेज 2 क्या देख रहे हो आप? ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन. नहीं एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन मतलब ये y एक्सिस से ये x एक्सिस से. तो इक्वेशन क्या बनता है? y इक्वल टू mx मतलब p इक्वल टू समथिंग v. p इक्वल टू kv. ऐसे कहो kv बोलोगे तो अपना अपना स्कूल याद आ जाएगा. p इक्वल टू cv और cv बोलने से स्पेसिफिक कांस्टेंट वॉल्यूम याद आ जाएगा. p इक्वल टू mv. ओके तो p इक्वल टू mv. तो फॉर स्टेज 2
P इज इक्वल टू एम वी, ऐसे मान सकते हैं। अब मोमेंटम मत सोच लेना, मान दिए लोग मुझे, चलो कुछ कर लेते हैं, के वी, समझ में, P इक्वल टू कांस्टेंट इंटू वी, वाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में। अच्छा, तो मुझे पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है, मतलब आई हैव टू राइट P इन टर्म्स ऑफ T, और हमें मालूम है कि PV इज इक्वल टू एनआरटी, PV इज इक्वल टू एनआरटी, ये तो हरदम जायज है। अब P के जगह अगर KV लिख देंगे तो नहीं, V के जगह क्या लिखेंगे, V के जगह लिखेंगे K बाई P, V के जगह अगर लिख देंगे P बाई K, सॉरी V के जगह लिख देंगे P बाई K, तो क्या आ जाएगा, P स्क्वायर बाई K इज इक्वल टू एनआरटी। हुआ क्या, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका मतलब आप जानते हो कि K तो ऐसे ही कांस्टेंट था, NR ऐसे ही कांस्टेंट है, मतलब P स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू T। ये हो गया इक्वेशन किसका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये फॉर्म में आता है। इस तो इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला, ये पैराबोला का इक्वेशन बनेगा, इससे पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप क्या करोगे, अब इसकी जो डायग्राम बनेगा ये पैराबोलिक बनेगा, ये आपको समझ में आ गया, जो कि ओरिजिन से जाएगा, मतलब ऐसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, खाली बताने के लिए बता रहे हैं कि ये कुछ ऐसे जाएगा। समझ में आया? बट इट विल नॉट टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहां तक जाएगा, क्या मालूम कहां तक जाएगा, थोड़ा सोचते हैं। थिंक फॉर स्टेज 3। स्टेज 3 में आपको क्या मिल रहा है, देखो तो स्टेज 3 में क्या देखोगे, ये हो गया पैराबोला। फॉर स्टेज 3, स्टेज 3 में देखो तो V कांस्टेंट है, V इज कांस्टेंट, और V कांस्टेंट हो गया तो आप जानते हो PV इज इक्वल टू nRT, मतलब P इज प्रोपोर्शनल टू T, और P इज इक्वल टू समथिंग ए कांस्टेंट इनटू T। P इज इक्वल टू KT, मतलब इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है कि नहीं? तो अगेन इट विल नॉट टच, तो यू विल सी द डायग्राम विल लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसा। सर वो टाइम एक्सिस में पीछे कैसे आएगा? कैसे जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं कहां तक जाएगा, बिल्कुल लाइक दिस। टाइम नहीं है भाई, ये टेम्परेचर है, तेरा भी दिमाग। ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, और ये स्टेज 3 है, और स्टेज 3 को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इट विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऐसा करके है। समझ में आया? पीछे कैसे आएगा, क्या मैं आपको समझा पाया? यस, तीनों स्टेप को मैं आपको समझा दिया हूं। 1 का करस्पॉन्डिंग 1 ये रहा, 2 का करस्पॉन्डिंग ऐसे हो गया, 3 ऐसे था तो ये ऐसे हो गया। समझ में? क्योंकि थोड़ा सा समय बचा था, कोई नया आर्टिकल स्टार्ट नहीं कर सकते, तो जबरदस्ती इसको करना पड़ा। अगले क्लास हम लोग थर्मोडायनेमिक्स को खत्म करने वाले विथ कार्नोट्स इंजन, ठीक है? कार्नोट इंजन का डिटेल में समझा दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स से जितना क्वेश्चन आता है, सिर्फ कार्नोट इंजन से उतना क्वेश्चन आता है, जबकि 2 ही फॉर्मूले हैं, Q1/Q2 इज T1/T2 एंड एफिशिएंसी इज 1 - T2/T1। खत्म, सारा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, ठीक है? एक ही तो इंजन है, तो इसलिए उसी के ऊपर रगड़ के क्वेश्चन दे देते हैं, जो कि सबसे इजी होता है, और टीचर्स को भी आसान होता है कॉपी करेक्शन करना। इतना सारा पढ़ाओ क्यों, वही पढ़ा दो, इसी में क्वेश्चन डाल दो, है कि नहीं? तो क्या मैं आपको ये साइक्लिक प्रोसेस ठीक ठाक समझ में आया कि साइक्लिक प्रोसेस पढ़ के चक्कर आने लगा? आ गया ना समझ में? तुम लोग क्या बोल रहे हो रे पहलवान लोग, समझ में आया? ये लड़का का नाम क्या है, कि दिस बॉय, ये लड़का, ये चेक शर्ट में क्या नाम है इसका? हाँ हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुमित। सुमित, क्या तेरा टूथपेस्ट में नमक है? बहुत है, इसलिए तेरे दांत पूरा मोतियों जैसे चमक रहा है। ठीक है, टूथपेस्ट में नमक है, इसलिए वो पूरे क्लास में हंस रहा है। देखो ऐसे हंसना चाहिए तब जब कोई नया दांत निकला है। देखो मेरा निकला है, किसी का नहीं है, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास फॉर कार्नोट इंजन।
फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर। चलेगा।